अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। वैसे हर जगह से अच्छी ही खबरें हैं, हर जगह मतलब कि एक तो क्रिकेट से तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की खबर है। हमारे जो मुरगन खाने हैं, जो हमारी गज़ाएं हैं, उनका दूसरा नंबर है हमें हाइपरटेंसिव बनाने में। पहला नंबर हमारी पाकिस्तान क्रिकेट है, जिसने कल का मैच देखा होगा आखिरी बॉल तक नहीं समझ आई थी। ऑल्दो पता चल गया था ओके फाइन वी विल यू नो मेक इट थ्रू इंशाल्लाह, लास्ट तक तो नहीं समझ आ रही हाँ, लेकिन उसके बाद फिर आखिरी बॉल पे नहीं, सेकंड थर्ड लास्ट बॉल पे जब एक वो छक्का लगा और फिर एक और चाहिए था, थर्ड लास्ट था वो, और सिर्फ एक और चाहिए था, तो तब तक जरा हाथ पैर फूल गए थे कि ये तो बात दोबारा हाथ से निकल गई है। एशिया कप में सनसनीखेज मुकाबले में पाकिस्तान बांग्लादेश को 11 रन से शिकस्त देकर फाइनल में पहुंच गया, और फिर फाइनल में पहुंच तो गए हैं, और आपको पता ही है कि फाइनल है किसके साथ, इंडिया। तो 136 रन्स के हदफ में बांग्लादेश टीम ने 9 विकेटों के नुकसान पर 124 अच्छा, रन बड़ा उन्होंने डट कर वैसे मुकाबला किया, आखिरी वक्त तक लड़ते रहे। सो उनकी दोनों साइडें लड़ती रही, दोनों साइडें लड़ती रही। हम तो चलें अपनी तारीफ करेंगे ही, अपनी तारीफ के पुल थोड़े से बांधेंगे, छोटे मोटे पुल हम जरूर बांधेंगे, लेकिन बांग्लादेश ने भी अच्छा बैट्समैनों ने बॉलर्स को बहुत मौका दिया, क्योंकि रन्स क्या बने थे, रन्स तो कोई खास बने ही नहीं, तो सारा काम तो फिर बॉलर्स पे आ गया था ना कि अब आउट करो। और हमारा बॉलिंग लाइनअप माशाल्लाह कल बेहतरीन चला, ऐसा चला कि उन्होंने डट कर मुकाबला किया। कैन आई मेंशन अब्दुल्ला, हमारी फील्डिंग भी, हमारी फील्डिंग वाज आल्सो, मतलब एक बॉडी लैंग्वेज वाज डिफरेंट। एक शुरू में थोड़े से गेंद्स के बाद फिर टीम को समझ आ गई कि लगता था, ऐसे समझ आ गई है कि ये मैच तो हम जीत सकते हैं। एवरीबॉडीज कंट्रीब्यूशन, चाहे वो शाहीन आफरीदी के रन हो, चाहे वो मोहम्मद आरिस के रन हो, मतलब थोड़ी थोड़ी कंट्रीब्यूशन नहीं तो हमें 135 तक पहुंचाया था। और आप सोचिए कि हम 11 रन से, महज 11 रन से नहीं लग रहा था कि हम 135 तक भी पहुंच जाएंगे, तो 100 नहीं बना पा रहे थे। अच्छा, फिर बाज हमारी ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि हमें समझ नहीं आता कि किसी खिलाड़ी पे हमें प्यार आना है या हमें इनसे खफा होना है या इन पे गुस्सा चढ़ रहा है हमें, जैसा कि साइम अय्यूब कल भी डक पर आउट हुए। मैं तो कहती हूँ साइम, वैसे तो उनको ऑलराउंडर ही कहा जा रहा है अब, लेकिन अब उनको बैटर ना माना जाए, ही इज अ बॉलर एंड उनको भी अपने आप को ये प्रोजेक्ट करना चाहिए। कल उन्होंने 2 कैच भी लिए, 2 विकेटें भी लिए, बहुत ही अच्छी इकोनॉमी से उन्होंने बॉलिंग कराई है। वो बहुत मीम आजकल वायरल हुई है हुमा कि हमें सईद अजमल ढूंढना था, हमें सईद अनवर ढूंढना था, हमें सईद अजमल मिल गए हैं। हाँ, तो क्योंकि ये सारी इनकी गेंद्स की बात हो रही है कि 2 आउट भी किए, कैच भी किए, वो डक पे आउट भी हुए, तो लिहाजा और मुसलसल हो भी रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है दे नीड टू बी डिस्कस, बिकॉज वी हैव अ मेगा मैच ऑन संडे, जो वैसे ही फाइनल है। उसके बाद पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल है, 40 साल बाद एशिया कप में बाय द वे पाकिस्तान इंडिया का फाइनल है। और उसके बाद फेवरेट्स भी आपको पता ही है, अनडिफीटेड है इंडिया, मतलब वी कैन नॉट टेक अवे फ्रॉम द फैक्ट कि इंडियन टीम इज एन अमेजिंग टीम, इस वक्त क्रिकेट में अनडिफीटेड रही है, लेकिन अक्सर फाइनल में जाके हमने उनको चोक होते हुए भी देखा है। तो हमने उन्हें कुड बी आवर मोमेंट, मई में भी चोक होते हुए देखा था लिटरली, और अनएक्सपेक्टेड जब वो चीज़ें देखते हैं तो वो चोक कर जाते हैं। और हम इंशाल्लाह एक बेहतरीन अनएक्सपेक्टेड, वो तो हमें आपको पता है अपने में वो इतने बड़े हो गए हैं क्रिकेट की दुनिया में कि लेट्स पुट इट क्लियर, वो हमें इतना भाव नहीं देते, लेकिन हम आपको पता है जब मुकाबला करने पे आ जाएं तो फिर हम डट कर मुकाबला करते हैं, और मतलब हम मद्दे मुकाबिल को ये बता देते हैं कि हमें हल्का मत लीजिए। और अब तो हमने मोमेंटम भी पकड़ लिया, 2 मैच बैक टू बैक हमने अब जीत लिए हैं, खोने को कुछ खास है नहीं। और अगर इफ वी टेक अ शीट आउट ऑफ द प्ले बुक ऑफ इंडियन मूवीज, तो एक होता है ना बहुत भारी भर के टीम जा रही होती है और एक अंडरडॉग टाइप टीम जा रही होती है, तो बनता तो यही है कि हम जीते। अच्छा anyway, हमारे अलावा कौन कौन तज्जिया कर रहे हैं हमारे साथ आज? हमारे अलावा लतीफ भाई हैं और अब्दुल माजिद भट्टी भाई हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, आप दोनों को बहुत मुबारक हो। राशिद भाई, आपकी कल हम आपका शाम में भी शो देख रहे थे, जाहिर है आज भी हम बात करेंगे, कल सारा दिन भी आपसे बात होती रही है। ओवरऑल मैच के पे आपका क्या तज्जिया है कल की परफॉर्मेंस पे हमारा? देखिए, ये टेंशन पाकिस्तान और भारत की हुई है, उसमें कुछ प्लेयरों ने बहुत सीरियसली लिया है और लेना भी चाहिए था, जिसमें से एक शाहीन आफरीदी है जिनकी बॉडी लैंग्वेज लास्ट 2 गेम में अगेंस्ट श्रीलंका एंड बांग्लादेश वो मैच विनिंग थी। उनकी परफॉर्मेंस, उनके शुरू के 2 ओवर
3 ओवर्स उतने गेम में जान डाली है। अगर श्रीलंका वाला मैच देखते हैं, वो मुश्किल मैच था, हमारा सबसे मुश्किल मैच श्रीलंका वाला था। वो टीम बहुत अच्छी थी, उनको आउट किया और शाहीन ने ऊपर से 2 आउट किए और वहां से मोमेंटम पाकिस्तान के हाथ में चला गया, वो मैच खत्म हो जाता है। इसमें भी पाकिस्तान के जब आउट हो गए थे, 55 रन थे, 12 ओवर हो गए थे, तो शाहीन आए थे, कैच ड्रॉप हुए उनके, और होते हैं कैचेस, यहाँ तो रूटीन है ना दुबई में कैचेस ड्रॉप होना। तो उन्होंने जो 19 रन बहुत क्रूशियल थे उनके, और फिर जब बॉलिंग की और बहुत अच्छी बॉलिंग की, और पिछले मैच की बात कर रहा हूँ श्रीलंका में 140 प्लस जा चुके थे वो। इसका मतलब है कि वो बॉल तेज कर सकते हैं, बहुत अच्छी कर सकते हैं, उनको थोड़ा सा हिलाने की जरूरत होती है, वो खुद हिले। और जो माहौल क्रिएट हुआ था, सिंगल आउट किया अपने आप को सबसे, और उन्होंने जो परफॉर्मेंस दी है तो पूरी टीम जेल होती हुई नजर आई है। अभी आप साइम अयूब की बात कर रहे थे, साइम अयूब ने विकेट क्यों ली? क्योंकि ऊपर से उड़ा दिया आपने, मेन 3 प्लेयर्स को आउट कर दिया, तौहीद आउट हो जाए या टॉप ऑर्डर को आपने आउट कर दिया, और जाहिर है टॉप ऑर्डर को टॉप बॉलर ही आउट करते हैं। शाहीन बैक ऑफ द लेंथ कल हमने देखा बॉल कर रहे थे, और बेहतरीन उनकी लाइन और लेंथ नजर आ रही थी। इससे पहले हमने इंडिया वाले मैच, मतलब आपको पता है इनकी परफॉर्मेंस, इनकी पेस, इनकी लाइन और लेंथ पे तनकीद हम ही यहाँ इसी प्लेटफॉर्म पे भी करते रहे हैं, लेकिन कल एक डिफरेंट रंग और एक डिफरेंट अंग में नजर आए शाहीन। देखिए, अच्छा बॉलर वो होता है जिसको ये पता होता है किस पिच पे कौन सी लेंथ पे बॉल की जाएगी, कितनी पेस में बॉलिंग की जाएगी। यहाँ उनको सपोर्ट मिली, जब आप पहला ओवर करते हैं, पहली बॉल 2 बॉल करते हैं, आपको आइडिया हो जाता है बॉल कैरी कर रही है विकेट कीपर, तो स्विंग कितनी मिल रही है आपको। स्विंग के साथ पेस हो और अच्छी लेंथ पे बॉलिंग के, तो अच्छा बैट्समैन हो या कोई भी हो, वो कंफर्टेबल नहीं होगा, वो कोशिश करेगा कि मारे, इसको मार के आउट हो जाए, क्योंकि शाहीन को अगेंस्ट इंडिया मार लगी है। तो फास्ट बॉलर रिएक्ट कैसे करेगा? वो अपने अगले मैचेस में करेगा, यार मुझे बहुत मार लगी है, अभिषेक शर्मा या किसी ने मारा है, तो मैं कोशिश करूंगा अपनी टीम को जितवाऊं। और जैसा याद है आपको, एक और मैच में पीएसएल में इनको ठीक ठाक मार लगी थी, हारिस, और इनको इंटरव्यू में इन्होंने कहा था कि फाइनल में हम पहुंचेंगे और जीतेंगे। सेम चीज 2-3 दिन पहले शाहीन अफरीदी ने यही कही कि हम जीतेंगे फाइनल में, वो फाइनल में पहुंचेंगे और जीतेंगे। तो ये मुझे लग रहा है कि सबसे ज्यादा फोकस जो रहा है पूरी टीम में, वो शाहीन अफरीदी रहा, जिसकी वजह से नो डाउट सबने परफॉर्मेंस दी है, लेकिन शाहीन अफरीदी ने बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस दी है। आपको लग रहा है राशिद भाई दैट ही हैज काइंड ऑफ वो सीरियसनेस लाना, वो मोमेंटम जो बन रहा है, ही हैज टेकन द लीड? क्योंकि हम साथ ही ये भी बात करने लगे थे कि पिछले 2 मैचेस में आई गेस क्योंकि पाकिस्तान जीत भी गया है, कैप्टन ने भी अपने आप को थोड़ा सा रिडीम किया है। कल कैप्टन की भी जो बॉडी लैंग्वेज थी, द वे ही वाज डायरेक्टिंग, ही वाज एक्चुअली टेकिंग राइट डिसीजंस, ही वाज एक्टिव। मतलब अदरवाइज तो हमें उनकी प्रेजेंस फील्ड में उस तरह नजर नहीं आ रही थी। तो कल लगता है कि कल के 1-2 मैचेस में पिछले सलमान अली आगा ने भी अपने आप को रिडीम किया और अपनी जगह पे होने का उन्होंने मनवाया है कि आई एम कैप्टन फॉर अ रीजन। जी, अगर हम देखा जाए तो थ्रू आउट ट्रायंगुलर और एशिया कप में अच्छी कप्तानी की, एक मैच के अलावा उसमें हमने क्रिटिसाइज किया, मैंने तो बहुत ही किया, लेकिन लास्ट 2 मैचेस में उनको सपोर्ट मिली है। देखिए, कप्तान को क्या चाहिए होता है कि जो बॉलर लगाए मुझे आउट करने के लिए जाना है। कल पाकिस्तान रन बचाने के लिए नहीं गया, सोच सी आउट करने जा रहा है, तो आउट करने गए तो मिले। जब आपको सपोर्ट मिल रही है आपके प्रीमियर बॉलर से, प्रीमियर बॉलर शाहीन अफरीदी बड़ा के ऊपर मीम बन रही थी, लेकिन वो है प्रीमियर बॉलर हमारा, उसने आउट किए, फिर उसके बाद जिसको लेके आया उसने परफॉर्मेंस दी। 2 मैचेस के बाद नवाज बॉलिंग करने आए, उन्होंने मेहदी हसन को आउट किया, वो अच्छा स्पिनर को खेलते हैं। तो आप देखें, जो बॉलर आया, साइम अयूब आया, उसको समझ में नहीं आ रही बैटिंग पे करना क्या है, वो बॉलिंग में 2 विकेट्स ले गया। तो आपको सपोर्ट जब मिलती है टीम में 11-10 प्लेयर्स की और की, तो आपकी कप्तानी वैसे ही निकल के सामने आती है। कल मेरे ख्याल से माइक हैसन भी एक्टिव नजर आए, कल कैमरा के ऊपर जा रहा था बार बार, तो कल वो भी काफी एक्टिव नजर आए। तो टीम परफॉर्मेंस अच्छी है और बहुत अच्छा हुआ पाकिस्तान को मौका मिला है। जी, भट्टी साहब पे चलेंगे। भट्टी साहब, आप वहाँ मौजूद थे, जाहिर है आप भी, मतलब जब पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था तो हम सभी अफसरदा थे, हम सभी उदास थे, लेकिन जब हमारी बॉलिंग की बारी आई तो हमारा एकदम से मैच में इंटरेस्ट भी डेवलप हो गया। और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेकंड इनिंग जब माहौल चेंज होना स्टार्ट हुआ, स्टेडियम थोड़ा सा खाली होना स्टार्ट हुआ, हमने ये नोटिस किया। और भट्टी साहब, आप हमें बता सकते हैं कि लगता था बांग्लादेश फैंस को भी नजर आ गया है कि गेम हमारे हाथ से निकल गई है। कैसे बदले?
देखें, पाकिस्तान ने समझने के नामुमकिन को मुमकिन बनाया है, क्योंकि जब 136 रन पाकिस्तान की बॉलिंग डिफेंड करने उतरी तो बांग्लादेश उस वक्त फेवरेट था, और 2-3 जो गेंदें थी वो भी वो जिस अंदाज में खेल रहे थे, और फिल सिमंस जो उनके हेड कोच हैं वो जो एक नया माइंडसेट लेकर आए बांग्लादेश की टीम में, तो लग रहा था कि शायद आज पाकिस्तान टीम को मुश्किल नजर आएगी। लेकिन अब्दुल्ला और हुमा, जो राशिद भाई बात कर रहे हैं ना शाहीन शाह अफरीदी की, मैं इस पूरे टूर्नामेंट में जो शाहीन अफरीदी की बॉडी लैंग्वेज मैंने देखी है ना, एक तो उन्होंने श्रीलंका के मैच के बाद ये कहा कि फाइनल में जो भी टीम आएगी हम उसको हराने के लिए तैयार हैं। ग्राउंड में वो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट सबसे आगे जा रहे हैं और पाकिस्तान को जितवा रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि जो 15 दिन पहले टेंशन शुरू हुई थी, जो सियासी टेंशन भारत ने शुरू की थी, उसमें कुछ पाकिस्तानी खिलाड़ी भी कूदे। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी से जब अबू धाबी में श्रीलंका के मैच के बाद सियासी सवालात हुए तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं क्रिकेटर हूं और मैं जो अपने क्रिटिक्स हैं, जो हमारे दुश्मन हैं, उनको ग्राउंड में जवाब देना चाहता हूं। तो इसका मतलब है कि जितनी उन पर पिछले हफ्तों में, महीनों में क्रिटिसिज्म हो रही थी, अब वो बहुत ज्यादा फोकस है अपनी क्रिकेट पे। बहुत अच्छी बात है। अच्छा भट्टी साहब, टॉकिंग ऑफ पॉलिटिक्स, आपको पता है अभिषेक सूर्य कुमार यादव के केस की कल सुनवाई हुई है, आज उसका फैसला एक्सपेक्टेड है। हमारी हेयरिंग, क्योंकि बीसीसीआई ने भी शिकायत की हुई है साहबजादा फरहान की और हारिस रऊफ की, हमारी हेयरिंग कब मुतवक्के है, क्या आगे हो सकती है इस सिलसिले में डेवलपमेंट? कल कुछ ऐसा एटलीस्ट सोशल मीडिया पे तो बात हो रही थी, आप तस्दीक कर सकते हैं वेदर इट्स ट्रू और नॉट, कि यादव को तो बस ये कहा गया था कि आइंदा ऐसी कोई पॉलिटिकल स्पीचेस ना करें, बट दैट्स अबाउट इट। देखिए हुमा, मैंने ही जियो न्यूज पे ये खबर ब्रेक की थी कि उनको उन्होंने रेप्रिमांड किया है, सरजनिश की है, लेकिन अभी जो पूरा फैसला है वो आना बाकी है। कल कुछ लोग लिख रहे थे सोशल मीडिया पर, इंडियंस जर्नलिस्ट लिख रहे थे कि सूर्य कुमार यादव ने इल्जामात को मानने से इनकार कर दिया। अरे भाई, आप सियासी तकरीरें कर रहे हैं तो उसमें मानने की क्या जरूरत है? वो तो साफ नजर आ रहा है कि पूरी दुनिया ने सुनी है तकरीरें। बिल्कुल। और हमारे खिलाड़ियों पे जो इल्जाम है, जो सेलिब्रेशन साहबजादा फरहान ने की है, मैंने अभी एक वीडियो देखी है यूट्यूब पे, 1984 में कासिम उमर ने भी ऑस्ट्रेलिया में भारत के खिलाफ 0 पर आउट होने के बाद उसी अंदाज में वो जो डक आती है ना, वैसे ये जो साहबजादा फरहान वाला सेलिब्रेटरी अंदाज है, ये और कौन कौन प्ले, हम मुझे आई थिंक इट हैज बीन डन बिफोर एज वेल। ऑब्वियसली वो इस तनाज़ुर में अजीब लगा होगा किसी को, अदरवाइज तो बिल्कुल धोनी ने भी किया हुआ है। पाकिस्तान के, आपको याद होगा, एहसानुल्लाह कुछ साल पहले फास्ट बॉलर थे, वो भी आउट होकर, वो ज़ाहिर केपीके से इनका ताल्लुक है, तो वहां तो फायरिंग और गन चलाना एक मामूल की बात है। तो कोई इस सेलिब्रेशन में मेरा नहीं ख्याल कोई मुजाहिका है, भारत ने जबरदस्ती बनाया है। लेकिन जब आप बात करते हैं हारिस रऊफ की, तो हारिस रऊफ को चूंकि वो वहां पर आवाजें लगा रहे थे कोहली कोहली की, तो उन्होंने तमाशाइयों को उस जो हुटिंग हो रही थी उसका जवाब दिया। लेकिन जो आपने समात का पूछा, आज दोपहर को किसी वक्त समात होगी रिची रिचर्डसन के सामने, लेकिन मेरे ख्याल में सूर्य कुमार यादव का जो ऑफेंस था, जो उन पर इल्जामात है, वो ज्यादा सीरियस हैं। पाकिस्तानी प्लेयर्स को वार्न जरूर किया जा सकता है, लेकिन ऐसी नहीं थे। और हारिस वाला एक्शन तो वो 2 दिन बाद रोनाल्डो ने फुटबॉल मैच में भी कर लिया। मगर सूर्य कुमार यादव को कम से कम सजा हो या कम से कम उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो, इसके लिए बीसीसीआई ऑलरेडी मुतहर्रिक हुआ है। भट्टी साहब, आप जाहिर है आप ही के जरा ये बता रहे थे। अच्छा राशिद भाई, अब आ गया है फाइनल और टेंशन ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है। संडे को फाइनल होगा इंडिया पाकिस्तान। इंडिया लेट्स से इट अगेन अनडिफीटेड रहे हैं थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट, और हम लोग स्ट्रगल करके जो है हमने अपनी जगह बनाई है। क्या देख रहे हैं, क्या होने वाला है? मुझे तो लग रहा है कि जिस तरह मोमेंटम पाकिस्तान के हाथ में आ गया है, चैंपियन ट्रॉफी में याहिया हुसैनी ने बड़ी खूबसूरत बात की थी पहले, 2009 का हवाला दिया था, 2017 का हवाला दिया था, और अभी जो मोमेंटम पाकिस्तान के हाथ में आ गया है। इंडिया की टीम बहुत अच्छा नहीं खेल रही, हम तो खराब खेल ही रहे हैं, लेकिन श्रीलंका, ये इंडिया की टीम बहुत अच्छा नहीं खेल रही है। अभी शेख में से शेख निकालते हैं, बस पाकिस्तान टीम के चांसेस बहुत ज्यादा
हो जाएंगे जीतने के। और ऐसा लगता है, देखिए कभी कभार आपको लगता है, हमें तो हमेशा ही लगता है। अच्छा, हर बल्लेबाज की कोई कमजोरी होती है। आपको ये अभिषेक शर्मा जो अभी जाहिर है स्टारडम भी उन्हें मिल रही है, परफॉर्मेंस भी, अफरीदी को देखिए, शाहिन अफरीदी को अटैक करते हैं, फील्ड उस मुताबिक लें और थोड़ा अभी ये बॉलिंग करते हैं, ये जैसा नॉर्मल बॉलिंग करते हैं, थोड़ा वाइडर ऑफ द क्रीज जाके ऑफ स्टंप से बाहर निकाले। जब मिचेल स्टार्क को जरूर देखें, जो इनको आईपीएल में बॉलिंग करके बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग की है, वो अपनी क्रीज का यूज करते हैं। अच्छा बाउंसर कोई भी बैट्समैन हो, विव रिचर्ड्स हो, लेकिन वो अटेम्प्ट जरूर करता है। लेकिन जब आके आप नॉर्मल बॉलिंग करते हैं तो उसके लिए वो रेडी है, वो बॉल करें जिसके लिए वो रेडी ना हो। वो यही है कि स्विंग करे ऑफ स्टंप के बाहर, उसका जो रेंज है, रडार है, वो लॉन्ग ऑफ से लेके लॉन्ग ऑन डीप मिड विकेट स्क्वायर लेग है। ये रीजन है जो कि आप बैगन व्हील में देख सकते हैं कि मोस्ट शॉट्स वो कहाँ खेलता है और किस लेंथ को खेलता है, उसको देखते हुए बॉल करे। सो हम उम्मीद करते हैं कि अभी हमारे पास 2 दिन है, हम ये चीजें स्टडी कर लेंगे, मतलब अभिषेक को कैसे आउट करना है और उनको हम भी स्टडी कर लेंगे। और इंडिया का एक मैच है विद श्रीलंका, तो वो भी अपने आप को फाइन ट्यून कर लेंगे। तो ये मौका तो उनके लिए भी एक है अपनी स्ट्रेंथ शोकेस करना बिफोर द बिग फाइनल। शुड वी मेक एनी चेंज? मतलब साइम की काफ़ी बात हो रही थी, जाहिर है एज अ बैटर उनका किरदार है, वो कुछ नहीं कंट्रीब्यूट कर पा रहे, लेकिन ऑन द अदर एंड वो कंट्रीब्यूट करते हैं। सो शुड वी मेक एनी चेंज? पाकिस्तान टीम ने 2 या 3 प्लेयर्स पे खेल रही है, ये इनके पास 15 भी होंगे ना, वो कुछ नहीं कर रहे। इनके पास 2-3 प्लेयर करेंगे, वो टीम को लेके जा रहे हैं। छोटी छोटी सी परफॉर्मेंस आ रही है, मोहम्मद नवाज ने किया, शाहीन ने कर दिया, थोड़ा बहुत फकर कर रहा है, तो ज्यादा परफॉर्मेंस आ नहीं रही, हाई स्कोरिंग गेम हो नहीं रहे। तो जिस मोमेंटम में जीत रहे हैं, इन्हीं से जीत रहे हैं ये लोग। और जो कंडीशन बॉलिंग की है, बहुत अच्छी कंडीशन है, यहाँ पे कोई भी बॉलिंग कर रहा है, कामयाबी मिल रही है। तो मैं भी ये सोच रहा था सुफियान मुकीम को खेलना चाहिए, लेकिन जिस तरह से ये खेल रहे हैं मेरे ख्याल से वो ही खेलने दें, क्योंकि बहुत ज्यादा रन कर नहीं रहे हम लोग, तो कोई बैट्समैन ही रन करे। फखर जमान को चाहिए कि वो थोड़ा रन कर दे, जैसा शाहीन ने फ्रंट पे आके लीड किया है, तो अब बनता है कि फखर जमान भी कोई ऐसी इनिंग खेले जिससे हमारे बैट्समैनों को। वैसे कल बहुत ही मुश्किल पिच थी, बहुत ही टफ कंडीशंस थी, क्योंकि ऐसा वाज़े महसूस हो रहा था कि बल्लेबाजों के बल्लों पर गेंद आ ही नहीं रहा। मतलब अगर फखर जमान और साहबजादा फरहान टाइप बल्लेबाज जो हैं वो खेलने की कोशिश भी कर रहे थे, चढ़कर खेलने की कोशिश की, बट they were unsuccessful, they could not do it। अब्दुल्ला भाई, जब आपके कैंप में कोई ऐसा इंसान ना हो कि वो पिच को रीड कर सके, पिच क्या है, ना बैट्समैन कर पा रहा है ना मैनेजमेंट कर पा रही है, कितने की पिच है। जब आपको पहले ओवर में अंदाजा हो गया अब्दुल्ला आउट हो गए, वो आउट हो गए, फरहान आउट हो गए, और साहबजादा फरहान और किस तरह से खेलना है, तो हमने देखा कि जिस तरह से फखर जमान हर बॉल को मार रहा है, 18 बॉल पे 14 रन किए, 18 या 20 बॉल पे उन्होंने मारी है सिर्फ निकल के, वो बैट पे नहीं आ रही थी। इतना एक्सपीरियंस होने के बाद आपको इस तरह से नहीं खेलना चाहिए। आप हेड आपका घूम रहा है पूरी जगह बॉल रिलीज होने से पहले, तो वो मेरे यहाँ से गलती कर रहे थे, जिसकी वजह से हमें मुश्किल हुई। सीनियर प्लेयर को पता चल जाता है पिच इतने की नहीं है, हम नॉर्मल क्रिकेट खेलेंगे और नॉर्मल क्रिकेट खेल के हम 150 करना चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि उस टाइम गेज कर लें कि आप 170 के मूड में ना रहें, आपको पता होना चाहिए सीनियर प्लेयर को कि भाई यहाँ 140-35 काफी होंगे या 145 काफी होंगे, हम उसी हिसाब से खेलें। लेकिन सामने हरीफ इंडिया होता है ना, तो फिर उनके लिए कोई स्कोर छोटा नहीं होता। The strategy will have to be changed। मोहम्मद हारिस और उनकी पार्टनरशिप भी 38 की 24 बॉल पे मोहम्मद नवाज की, तो हारिस ने नॉर्मल क्रिकेट खेली है ना, मतलब कन्वेंशनल बैटिंग की, हालांकि वो तो मारता है, टांग रख के फेंक देता है, वो आउट भी हो जाता है, लेकिन असिस्ट कर लिया था इन दोनों ने कि हम अगर इतने रन कर लेंगे तो पिच ऐसी, क्योंकि बैट्समैन या टीम को अंदाजा हो जाता है कि हम 130 रन करेंगे या 140 करेंगे, हम करने नहीं देंगे। तो कल की बैटिंग में मोहम्मद हारिस और नवाज की जो पार्टनरशिप थी ना, वो चलें भट्टी साहब से भी पूछ लेते हैं। अगर हसन नवाज को, अगर ऑलराउंडर्स को बिठा के हम किसी और को खिलाएं, मतलब हसन नवाज को ऐड करने की कोई जगह बन रही है सर, तो हमारे लिए बेहतर होगा। ऑब्वियसली एक टीम हम बना रहे हैं, द बेस्ट टीम फॉर इंडिया। देखिए, एक ही स्लॉट ऐसी है साइम अयूब की जिसमें चेंज की जा सकती है, लेकिन साइम अयूब को आप देखें, उन्होंने 2 कैच भी लिए, उन्होंने 2 विकेट भी लिए और बहुत कम 16-17 रन और एक अच्छा रन आउट करने की भी कोशिश की, अच्छा रन आउट करने की कोशिश की। तो मतलब मुझे नहीं लग रहा कि अब फाइनल में जाके ये टीम चेंज करेंगे। हाँ, अगर बहुत ही जरूरी है
तो हुसैन तलत पर चांस लिया जा सकता है। हुसैन तलत को बिठाकर फहीम अशरफ पर, हसन नवाज को, तो फहीम अशरफ देखें फास्ट बॉलिंग आपके पास तीसरा फास्ट बॉलर नहीं है। अगर फिर आप तीसरा फास्ट बॉलर एज ए हुसैन तलत को यूज करते हैं तो फिर फहीम अशरफ को ड्रॉप कर सकते हैं। मेरे ख्याल में अब इस मरहले पर जब हमने इतनी बड़ी कैंपेन में बहुत ज्यादा टीम में छेड़छाड़, फिर मोस्ट लाइकली यही रहना चाहिए और यही रहेगा। और फाइनल, अच्छा जी, इंशाल्लाह हम थैंक यू सो मच। और आज तो फ्राइडे है, मंडे को दोबारा डिस्कशन करें। अब किस मूड में होंगे दैट्स अनदर स्टोरी। अच्छे में होंगे वाला एटीट्यूड लेके जाना है कि जो भी है वी हैव टू विन इट। वी हैव टू विन इट, तो अब्दुल्ला ने जैसे ऑर्डर दिया है वी हैव टू विन इट, मतलब वी हैव टू टॉक टू आवरसेल्व्स ऑल द प्लेयर्स, ये बिलीव, ये मैनिफेस्ट करें कि हमें ये मैनिफेस्टेशन ही है जो हम पिछले 2 मैचेस जो हैं वो जीत के आए आगे। और सो क्या आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट तो नहीं है बात, लेकिन लाहौर कलंदर कैसे डाउन जाते हैं और फिर वो एज अ टीम परफॉर्म करते हैं, वो जीत जाते हैं। अफरीदी की और वो जीत जाते हैं, कप्तानी भी है, या ठीक है। सो सेल्फ बिलीव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो आगे हम ब्रेक ले रहे हैं अभी। इस्लामाबाद में बढ़ते ट्रैफिक हादसात पर काबू पाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर मोटरसाइकिल और गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन का फैसला किया गया है। पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन कम उम्र ड्राइवर्स जो कि एक बहुत न्यूसेंस फैलाते हैं, बगैर लाइसेंस, परमिट और लेन वायलेशन पर भी भारी जुर्माने होंगे। और 1 अक्टूबर के बाद ड्राइविंग लाइसेंस ना होने की सूरत में मुकदमात और गिरफ्तारियां होंगी। सो दिस हैज बीन स्टेटेड। इस मामले में प्राइवेट हो या सरकारी गाड़ी कोई रियायत नहीं की जाएगी। आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी ने ट्रैफिक पुलिस को वाज़े अहकामात जारी कर दिए हैं। एक तो बच्चों की शरारत होती है ना, ये वालिदैन को क्या मसला है? मतलब वालिदैन क्या उनको पता ही नहीं होता? नहीं, बाज वालिदैन बच्चों को इनकरेज करते हैं। मतलब द अदर डे इन माय विसिनिटी वालिद साहब जो है वो साथ बैठे हुए थे और बमुश्किल 12-13 साल का बच्चा होगा, उससे गाड़ी चलवा रहे थे, उसे सिखा रहे थे उसको। लेकिन अगर आप इतना एम्पावर करेंगे कि 12 साल के बच्चे को आप खुद बैठ के गाड़ी सिखा रहे हैं, तो जब आप इधर उधर नहीं होंगे, नहीं देख रहे होंगे, तो वो गाड़ी ले जाएगा ना। तो थोड़ा सा तो देखना पड़ेगा कि इवन फॉर दैट मैटर 15 साल का भी हो तो अभी नहीं जरूरत है, अभी नहीं आनी चाहिए। बड़ी दुनिया में 16 साल पे भी परमिट मिल जाता है और 18 पे मिलता है। एनीवे जी, पुलिस का कहना है कि ड्राइविंग लाइसेंस ना होने के सूरत में 1 अक्टूबर से फिर जो है जुर्माने भी होंगे और ड्राइवर के साथ क्या करने जा रहे हैं, क्या गाड़ियां बंद होंगी, पता करते हैं। जवाद तारिक साहब मौजूद हैं हमारे साथ, डीआईजी इस्लामाबाद हैं। बहुत शुक्रिया जवाद साहब, आपने वक्त दिया। जवाद साहब बताइएगा, मतलब कोई आज का मसला तो नहीं है, मैं सुबह ही डिस्कस कर रहा था कि हम ये आज भी बात कर रहे हैं कि बगैर लाइसेंस गाड़ी ना चलाएं। मतलब ये दुनिया के बहुत से ममालिक में तसव्वुर नहीं किया जा सकता। ये तो एज इट इज ऐसा ही होना चाहिए कि लेकिन हम इस पे अभी भी क्रैकडाउन कर रहे हैं, मुहिम चला रहे हैं। सो क्या आपने फैसले लिए हैं, क्या इक़दाम उठाए जाएंगे? थैंक यू वेरी मच जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, इसके ऊपर अभी आपने वैसे 1 अक्टूबर कोट किया, उसको हमने 1 वीक के लिए एक्सटेंड कर दिया है 7 अक्टूबर तक। ठीक है। चूँकि जब से ये हमने इस कैंपेन के हवाले से अनाउंसमेंट की है, तो उसके बाद से आवाम ने बहुत ज़्यादा फौरी तौर पर ड्राइवर्स लाइसेंस बनवाने शुरू कर दिए हैं। तो आवाम की कन्वीनियंस को देखते हुए हमने इसको 1 वीक के लिए एक्सटेंड किया है डेडलाइन को। और इसके अंदर बड़े क्लियर पब्लिक के लिए मैसेज है कि 7 अक्टूबर के बाद जिनके पास ड्राइवर्स लाइसेंस नहीं होगा उनके ख़िलाफ़ प्रॉपर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, यानी कि FIRs दी जाएंगी और उनकी गाड़ियों को जो है वो इम्पाउंड भी किया जाएगा। तो इसके ऊपर जो है अब बड़ी स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट होने जा रही है। अच्छा, ये भी बताइएगा, ये क्योंकि हमने वैसे पंजाब में पिछले साल से ही हम अंडर एज ड्राइविंग की बात भी कर रहे हैं और बड़ा क्रैकडाउन एटलीस्ट लाहौर और गिरदोनवा में तो हम सुनते आए थे। इस्लामाबाद ऑल्सो हैज़ द सेम इशू। और मतलब अब क्या किया जाएगा, क्योंकि बड़े अरसे से हम देख रहे हैं कि छोटे अंडर एज आपको नज़र आ जाता है, मोटर बाइक्स भी चला रहे होते हैं, आप गाड़ियों पे भी आ गए हैं, क्या करना है? जी, पहले तो इसके ऊपर बेसिकली फ़ाइन्स होते रहे ट्रैफिक वायलेशंस के ऊपर, ड्राइवर्स लाइसेंस ना रखने के ऊपर, और अंडर एज ड्राइवर्स को वैसे हम वार्निंग्स देते रहे या उनके पेरेंट्स को बुला के हैंड ओवर करते रहे। लेकिन ऑब्वियसली इसमें अब पब्लिक को इस चीज़ को रियलाइज़ करना होगा कि अब जब भी किसी के ऊपर FIR होगी, किसी अंडर एज बच्चे के ऊपर, किसी स्टूडेंट के ऊपर,
तो वो FIR जो है वो हमेशा के लिए आपके एक रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाती है। कभी भी आपने कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू करवाना है, कहीं भी जाना है, तो वो FIR हमेशा आपके रिकॉर्ड में शो होगी। तो इसके ये जो सख्त इक़दाम हैं, ये करने का मकसद ये है कि पब्लिक को अब इस चीज़ का रियलाइज़ करवाना है कि आपको प्रॉपर ड्राइवर्स टेस्ट पास भी करना है और ड्राइवर्स लाइसेंस भी रखना है। तो तभी आप जो है वो सड़क पे गाड़ी चला सकते हैं और तभी आप ख़ुद भी सेफ़ रहेंगे और दूसरे जो शहरी सड़क को इस्तेमाल कर रहे हैं, जितने रोड यूजर्स हैं, वो भी उनकी सेफ्टी को भी मद्देनजर रखना पड़ेगा। अच्छा, दिस इज क्वाइट अ स्ट्रिक्ट मेजर कि FIR अगर आपके साथ अटैच हो जाए तो दैट स्टेज फॉर लाइफ, दैट शुड वर्क एज अ डिटरेंट फॉर अंडरएज गाड़ी थाने में भी बंद होगी, जाहिर है इससे भी लोगों को बहुत डर लगता है, तो वो किस सूरत में होगा? जी, इसके अंदर जब भी देखें FIR होगी, इस तरह से कोई बंदा गलत ड्राइविंग कर रहा है और वो उस वक्त चेक हो जाता है जिसके पास ड्राइवर्स लाइसेंस नहीं है, तो उसके ऊपर रैश ड्राइविंग की FIR भी होगी, साथ में लाइसेंस ना रखने के ऊपर भी उस पर कार्रवाई होगी और साथ ही जब भी FIR होती है तो गाड़ी भी साथ इंपाउंड कर ली जाती है। तो ये बेसिकली अच्छा, हमें ये बताइएगा, हमारी अजम्पशन थी लोग बड़ी तेज़ी से ड्राइवर्स लाइसेंस, हमारी अजम्पशन थी, आप कह रहे हैं लोग बड़ी तेज़ी से बनवा रहे हैं, हमारी अजम्पशन थी कि इस्लामाबाद में तो बहुत पढ़े लिखे लोग रहते हैं, बहुत ज़्यादा आबादी भी नहीं है, तो ज़्यादातर लोगों के पास ड्राइवर्स लाइसेंस होंगे। क्या परसेंटेज है जो बगैर ड्राइवर्स लाइसेंस के गाड़ियाँ चलाती रही है, और क्या जिनके एक्सपायर्ड हो गए हैं दे वुड हैव टू गो थ्रू द टेस्ट अगेन या उनके रिन्यू हो जाएंगे? और इसके लिए क्या आपने फैसिलिटेशन भी बेहतर की है, क्योंकि जब रश पड़ता है तो फिर बहुत ज़्यादा लोग होते हैं और सिस्टम मैनेज हैंडल नहीं कर पाता उसे? जी, इसमें एक तो यह है कि इस्लामाबाद के अंदर बहुत सारी आबादी ऐसी है जो इस्लामाबाद के शहरी नहीं हैं, रिहायशी यहाँ के परमानेंट नहीं हैं, दूसरे शहरों से यहाँ पे शिफ्ट हुए हुए हैं रोज़गार के सिलसिले में। तो उसमें भी और हमने चूँकि सारे पाकिस्तान के लिए ओपन रखा हुआ है, कोई स्ट्रिक्ट वो नहीं रखा कि सिर्फ इस्लामाबाद के ही शहरी लाइसेंस बनवा सकते हैं, तो बहुत सारे लोग अदरवाइज़ भी हमारे पास लाइसेंस बनवाने के लिए आते हैं और इस सिचुएशन में वो थोड़ी सी उनकी तादाद बढ़ गई है। जहाँ तक आपने फैसिलिटेशन की बात की, तो हमारे पास जो मुख्तलिफ़ खिदमत मराकज़ हैं उसमें से सबसे बड़ा जो हमारा मेन खिदमत मरकज़ है वो F6 के अंदर है। फैसिलिटेशन सेंटर जो है वो हमने अब 24/7 कर दिया है उसको हमने। इसी तरह जो हमारा फैज़ाबाद के पास ट्रैफिक का ऑफिस है उसको भी हमने 24/7 कर दिया है पब्लिक की फैसिलिटेशन के लिए। और जो हमारे बाकी खिदमत मराकज़ हैं वहाँ पर हमने रात 9 बजे तक ये फैसिलिटी दे रहे हैं। इसी तरह हमने तकरीबन कोई 12 थानों के अंदर भी जो हमारे फ्रंट डेस्क हैं जहाँ पे अदरवाइज़ कंप्लेंट्स ली जाती हैं, वहाँ पर भी हमने ये फैसिलिटी दे दी है कि आप लर्नर्स बनवा सकते हैं या ड्राइवर्स लाइसेंस रिन्यू करवा सकते हैं। तो इसको हमने फैसिलिटेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, सिर्फ इसीलिए कि पब्लिक को किसी किस्म की इनकन्वीनियंस ना हो। जब अच्छा, ये आपने अच्छी बात की है, फैसिलिटेशन को भी आपने बढ़ाया है, लेकिन अब अथॉरिटी इतनी आ गई है कि अगर अंडरएज ड्राइविंग है गाड़ी भी इंपाउंड हो सकती है, FIR भी कट सकती है, जुर्माने भी हो रहे हैं। अब ये मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी ना हो तो उसके लिए भी कोई अगर सिटीजन्स वांट टू कम एंड कंप्लेन कि हमने ये नहीं किया था और हमें जुर्माना हो गया या समथिंग, वो फैसिलिटेशन भी आप ऑफर कर रहे हैं, बिकॉज ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। जी बिल्कुल, हमारा कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो तो ऑलरेडी इन प्लेस है। इसी तरह IGP का अपना कंप्लेंट सेल है, मेरे ऑफिस में एक अलग से कंप्लेंट सेल बना हुआ है, सारे SPs के पास ऑफिस में है कंप्लेंट की फैसिलिटी। तो कोई भी शहरी अदरवाइज़ भी सिर्फ इस हवाले से ही नहीं, अदरवाइज़ भी किसी तफ्तीश के हवाले से या कोई FIR ना हो रही हो तो वो कंप्लेंट्स हम बिल्कुल एंटरटेन भी करते हैं और उस पर टाइमली रिस्पांस दिया जाता है। तो इस सिचुएशन में भी जो है वो आवाम को हमारी वो कंप्लेंट की फैसिलिटी। अच्छा तारिक साहब, एक सवाल है जो लोग हमसे पूछते हैं, तो हमने सोचा कि कंप्लेन नहीं है, वी हैव नथिंग अगेंस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, बट हम आपकी राय ज़रूर लेना चाहते हैं। मतलब कोई SOP है या एवरी ऑफिसर इज़ अलाउड टू हैव एन अकाउंट ऑन TikTok and make videos with music in the background and wearing a uniform, a lot of the times in uniform, at times वो publicity stunt भी लगता है, वो अपनी personal promotion भी लग रही होती है। इस पे कोई SOP है या नहीं है? जी बिल्कुल, इसके ऊपर हमारी एक सोशल मीडिया पॉलिसी बिल्कुल एग्जिस्ट करती है और उसमें कुछ तो हमारे जो ऑफिशियल अकाउंट्स हैं वो तो हमारा जो ऑफिशियल मीडिया सेल है उसको वो खुद ऑपरेट करता है। अदरवाइज़ हमारी जितनी भी फोर्स है उसके लिए बड़ी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं कि अपने पर्सनल अकाउंट्स से आप अपना कोई पर्सनल कंटेंट तो ज़रूर शेयर कर सकते हैं, लेकिन यूनिफॉर्म के अंदर
और इस तरह से कोई किसी किस्म की कोई इनअप्रोप्रिएट चीज़ विद यूनिफॉर्म या आपको पता है जब साहब के यूनिफॉर्म में गाड़ी से उतर के चलने में भी एक स्लो मोशन लगा के म्यूजिक लग जाता है और कोई मतलब लेट्स सपोज दे आर माइंडिंग द ट्रैफिक, पोस्ट की बात नहीं कर रहे, ओवरऑल बहुत सारे पुलिस अफसरों, एक छोटी सी मिनी मूवी बनी होती है, दे आर माइंडिंग द ट्रैफिक एंड दे आर ट्राइंग टू शो कि हम एफिशिएंट हैं, व्हिच इज ऑलराइट, लेकिन शोकेस करना इस तरह सोशल प्लेटफॉर्म्स पे वो जरा जी बिल्कुल, इसकी ऊपर जो है वो हमने सख्ती भी रखी हुई है और डिपार्टमेंटल एक्शन हुआ है। इसको काफ़ी हद तक अब हमने डिस्करेज कर दिया है। इसके पीछे रिसेंट पास में कुछ कंप्लेंट्स आई थी, उसके बाद इस पे एक्शन हुआ है। जी बहुत शुक्रिया, सीरियसनेस हट जाती है, वरना बात से बहुत शुक्रिया जवाद तारिक साहब, डीआईजी इस्लामाबाद हमारे साथ से। सो बी केयरफुल इफ यू आर इन इस्लामाबाद, क्रैकडाउन हो जाएगा अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है या फिर अंडर ड्राइविंग तो होनी ही नहीं चाहिए। जो हम आपको बता दें, आई एम श्योर आपको पता होगा, नहीं पता तो जस्ट याद दहानी के लिए कि लर्नर्स अगर लाइसेंस है आपके पास तो आप अकेले गाड़ी लेकर नहीं जा सकते। नहीं, लर्नर लाइसेंस का मतलब ये है कि आप लर्नर लाइसेंस वाला चला रहे हैं और साथ प्रॉपर जिसका लाइसेंस हो वो आपके साथ बैठा हो, तो अदरवाइज जस्ट बिकॉज यू हैव अ लर्नर लाइसेंस यू कैन नॉट टेक द कार आउट अलोन। तो इस पे भी जुर्माने और एफआईआर इज अ वेरी बिग थिंग। अगर यंग बच्चों के नाम के साथ एफआईआर लग जाए, इट स्टेज देयर फॉर लाइफ। आपको पता है कि यहाँ पे फिर पुलिस रिकॉर्ड पे आजकल मतलब दुबई तक के वीजे इशू नहीं हो रहे, तो फिर तो फंस जाएंगे। सो बी स्मार्ट अबाउट इट। अभी हम ले रहे हैं एक ब्रेक, ब्रेक के बाद एक हम म्यूजिकल ट्रिब्यूट देंगे। सैलाब से मुतासर इलाकों की अपडेट। आपको पता है जनूबी पंजाब में बहुत तबाही हुई, मुल्तान की बहुत सारी तहसीलें मुतासर हुई। जौदत नदीम हमें बता रहे हैं फ्रॉम मुल्तान। जी, ज़िला मुल्तान से सैलाबी पानी तो उतर चुका है, लेकिन जो शहर के नशेबी इलाके हैं वहाँ पे अभी भी सैलाबी पानी जो है वो खड़ा हुआ है। तकरीबन 3 से 4 फुट के करीब जो है वो पानी नशेबी इलाकों में खड़ा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कासिम बेला के इलाके में और मैं कहूँगा कैमरामैन अयूब से कि वो आपको दिखाएँ कि एक ज़रई ज़मीन है लोगों की यहाँ पर बड़ी तादाद में जो है वो पानी में डूबी हुई है। इस वक्त भी सिर्फ यहाँ पर आपको दरख्त नज़र आ रहे होंगे, आमों के दरख्त जो हैं वो यहाँ पर जल चुके हैं, पूरे बागात है उनको बुरी तरह मुतासर किया। जब कि यहाँ पे लोगों की फसलें यहाँ पे लगी हुई थी, जिसमें धान की फसल जो चावल की फसल है वो मुतासर हुई है, जवार यहाँ पे लगाया गया था वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है। जबकि अब जो लोग वापस आ रहे हैं, रिलोकेट हो रहे हैं, अपने घरों को वापस आकर देख रहे हैं, तो ना सिर्फ उनके घरों की दीवारें गिरी हुई हैं, ना सिर्फ उनके घर मुनहदिम बुरी तरह से हुए हैं, बल्कि अब उनको एक नए चैलेंज का सामना ये करना पड़ रहा है कि वहाँ पर इन इलाकों में बच्चों को बीमारियाँ जो है वो लाक हो रही हैं, जिसमें डेंगू की अगर हम बात करते चलें तो वो यहाँ पे केसेस नज़र आ रहे हैं, जबकि स्किन डिजीज़ जो है बहुत बुरी तरह पे यहाँ पे लोगों को मुतासर कर रही हैं। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात की बात करेंगे। हमारे ज़ाहिर है दहाइयों पुराने शुरू से ही अमेरिका से ताल्लुकात हैं, दिफाई ताल्लुकात भी हैं, लेकिन हमेशा से ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान को अमेरिका ने अपनी ज़रूरियात के लेंस के थ्रू ही देखा। It wouldn't be wrong to say कि हम एक वेव की तरह ही हमारे ताल्लुकात चले हैं, कभी बड़े ज़बरदस्त किस्म के और कभी बिल्कुल नहीं, उतार चढ़ाव का लेकिन अब लगता है कि कोई इंतहाई मुस्बत पेशरफ जो है वो सामने आई है पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में। और आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से वाइट हाउस में अहम मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, अमरीकी नायब सदर JD वैंस और वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो भी मौजूद थे। दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट सेट ऑफ पीपल इन वन रूम टुगेदर। And look at the माहौल in the pictures. मतलब कि बड़े ही कंजीनियल माहौल में, बड़े ही ज़बरदस्त दोस्ताना माहौल में आप कहें कि इनकी मुलाकात हुई है। ओवल ऑफिस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर ट्रंप की मुलाकात 1 घंटा 20 मिनट जारी रही, विच इज़ ऑल्सो अ लॉन्ग मुलाकात। लेकिन इस मुलाकात में होने वाली गुफ्तगू जो है उसकी तफसीलात जारी नहीं की गई। तो हम थोड़ा सा स्पेकुलेट भी करेंगे, तस्वीरों से भी हमें पता चल रहा है कि एटलीस्ट मुलाकात हुई बड़े अच्छे माहौल में। ऑल्दो वज़ीर आज़म हाउस से एलामिया जारी कर दिया गया है। वज़ीर आज़म ने इंसदाद दहशतगर्दी में पाकिस्तान के किरदार की तौसीक पर सदर ट्रंप से इजहार तशक्कुर किया। वज़ीर आज़म ने अमरीकी कंपनियों को IT, ज़राअत, कानकनी, मादनियात और तवानाई में सरमायाकारी की दोबारा दावत दी है। वज़ीर आज़म ने गज़ा में जंगबंदी के लिए सदर ट्रंप की कोशिशों को सराहा है। वज़ीर आज़म ने पाक भारत जंग में जुर्रतमंदाना किरदार पर सदर ट्रंप की सताइश भी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर ट्रंप को अमन का अलम बरदार करार दिया है। साथ ही सदर ट्रंप को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी है। और मुलाकात से कबल अमरीकी सदर ट्रंप ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अजीम रहनुमा और शानदार शख्सियात में करार दिया था। और अमरीकी सदर से मुलाकात के बाद दोनों के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वाशिंगटन से न्यूयॉर्क अब पहुँच गए हैं, जहाँ वो आज
अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। वज़ीर आज़म अपने खिताब में मसला कश्मीर और फ़लस्तीन, पाक भारत कशीदगी समेत अहम इशूज़ जो हैं उनको उजागर करेंगे। मशरक़ वस्ता में क़याम अमन से मुतालिक भी अमूर जो है वो उजागर किए जाएंगे और इम्कान है कि शहबाज शरीफ और सदर ट्रंप की मुलाकात को खित्ते के तनाज़ुर में काफ़ी अहम समझा जा रहा है। लेट्स टॉक अबाउट दैट। हम इसकी इम्प्लिकेशंस भी समझेंगे। वेयर डू वी स्टैंड? डॉक्टर ज़फ़र नवाज जसपाल हमारे साथ हैं, FSS इंटरनेशनल रिलेशंस कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी। डॉक्टर साहब, गुड टू हैव यू ऑन द शो। डॉक्टर साहब, अभी हम बात कर रहे थे कि बड़ी वेव में हमारी जो रिलेशंस हैं विद द US ओवर द पास्ट मैनी डेकेड्स चली हैं, कभी बहुत ही आला, कभी कुछ खास नहीं, कभी कुछ ग्रीवेंसेस भी, डू मोर की बातें भी होती रहीं। अभी को हम सॉर्ट ऑफ परमानेंट समझें, पिछले पूरा साल ही देखें तो वी हैव हैड सम गेन्स विद द US, खासतौर पे ट्रंप साहब के आने के बाद। हाउ डू यू सी इट? देखिए, हमें एक चीज बिल्कुल क्लियर रखनी चाहिए कि पिछली 7 दहाइयों से जिस वक्त हम पाकिस्तान US रिलेशनशिप को देखते हैं, आपने दुरुस्त फरमाया कि जी के अप्स एंड डाउन्स हैं मगर कभी ख़त्म नहीं हुए। उसमें कभी तलखी आती है, कभी बहुत ज़्यादा गर्मजोशी नज़र आती है और इस वक्त हमें नज़र आया कि पिछले मई से ऑनवर्ड जो है वो गर्मजोशी में ज़्यादा इजाफा हो रहा है। उसके साथ लिंक है हमारे और US के जो रिलेशनशिप है उसमें 2-3 चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान 5वां बड़ा मुल्क है, न्यूक्लियर पावर है, इसका अपना एक रोल है खित्ते में और US वर्ल्ड पावर है, तो नेचुरली कभी कन्वर्जेंस होगी, कभी डाइवर्जेंस होगी। पाकिस्तान भी अपने प्रिंसिपल स्टैंड्स पे कंप्रोमाइज नहीं करता। ये बात हमें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। इसी वजह से यूनाइटेड स्टेट्स में जो आपने फरमाया कि जी कि कभी बहुत ही ज्यादा सर्द महरी नजर आती है, मगर इस वक्त जो आपने कहा कि वार्मनेस कब तक रहेगी, देखिए ये इस वक्त ट्रांसफॉर्मिंग इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, ग्लोबल पॉलिटिक्स में मल्टीपोलैरिटी आ रही है, रीजन्स में बहुत चेंज आ रही है, मगर इसमें एक एलिमेंट जो ज्यादा हमें नजर आ रहा है इस वक्त हमारी लीडरशिप और अमेरिकन लीडरशिप का जो एक कन्वर्जेंस है वो स्ट्रेटेजिक इश्यूज के अलावा, मिलिट्री इश्यूज के अलावा इस वक्त इकोनॉमिक्स इशू पे भी है। अगर अमेरिकन कंपनीज जिस तरह 500 का भी रिसेंटली उन्होंने $500 मिलियन का एक अंदिया दिया है कि वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट ये लॉन्ग टर्म होगी और ये फर्दर सस्टेन करेगी। अच्छा डॉक्टर ज़फ़र, हम आपसे ये सर्टनली जानना चाहते हैं कि गुज़श्ता काफ़ी अरसे से भारत ने बहुत ही करीबी ताल्लुक़ एंजॉय किया अमेरिका के साथ और उसके बहुत से समरात हासिल किए। अब हमें उनके साथ उनकी इक्वेशन वैसी नहीं नज़र आती। हालांकि बर्थडे की मुबारकबाद के बाद भी आपको पता है वीज़ा फ़ीस में इजाफा कर दिया गया और बहुत से इक़दाम शुरू ऐसे उठा लिए गए सदर ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, जिस पे सवाल है कि क्या वो नई शुरुआत थी? वो नई शुरुआत नहीं थी, यही तज्ज़ियाकार कह रहे हैं। हम इस वक्त खित्ते में हमारे खित्ते में कोई जंग नहीं हो रही है। अफगानिस्तान में ना रूस के साथ जंग है, ना तालिबान के साथ जंग है किसी की। सो अमेरिका और हमारी क़ुर्बत की क्या क्या वजूहात हैं? मतलब कोई एक नहीं हो सकती कि एक हमारा मारका हक भी है, या और क्या वजूहात हैं? नहीं, मैं आपको हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, खित्ते में जंग तो नहीं हो रही, मगर इस वक्त हमारे नेबरहुड में खास तौर पे अफगानिस्तान में 22 से ज्यादा नॉन स्टेट एक्टर जिनको आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं वो ऑपरेटिव है। उनमें बहुत ज्यादा जो खतरनाक है वो अलकायदा भी अब दोबारा रिसरफेस कर रही है, इस्लामिक जिसको आप दैश कहते हैं वो भी है, TTP है और भी नंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसीलिए बलग्राम बेस वो वापस ही मांगना चाहते हैं और अमेरिकन का जो असला यहाँ रह गया 7.2 बिलियन का वो किधर जा रहा है। तो इसलिए हमारा भी हम भी चाहते हैं कि कुछ हो ताकि ये ऑर्गेनाइजेशंस कंट्रोल में आए और उधर से अमेरिकन भी चाहते हैं। तो पहला तो ये कन्वर्जेंस हो गया। दूसरा, अगर आप देखें तो मिडल ईस्ट पावर कैग बना पड़ा है और इसमें जो इसराइल एक वो कि उसको अमेरिकन की और वेस्ट की बहुत सपोर्ट है, मगर उसके बावजूद वो अब एक इंडिपेंडेंट इनिशिएटिव्स भी ले रहा है। और ट्रंप पॉलिसी को अगर आप पढ़े उसमें बड़ा क्लियर है कि जो रीजनल सिक्योरिटी है वो रीजन्स खुद अपनी कोऑपरेटिव अरेंजमेंट से मैनेज करें। अब कोऑपरेटिव अरेंजमेंट में इस वक्त पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया है। अगर ये इसको फर्दर ले जाते हैं तो जो अमेरिका का इतना पुराना किरदार था एज ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर टू मिडिल ईस्ट, वो अब नहीं होगा।
वो होगा, मगर उसमें उनका पर्सनल और उसका बिल वो खुद पे नहीं करेगा। ये उनका इस वक्त मोटो है कि हम पहले वो हर जगह अपने ट्रूप डिप्लॉय करते थे, अब वो कम करेंगे। तो एक तो ये हमारा कन्वर्जेंस। दूसरा आप देखिए, पाकिस्तान इस खित्ते का बहुत इंपॉर्टेंट मुल्क है, और अगर आपने मिडिल ईस्ट को स्टेबलाइज करना तो पाकिस्तान का रोल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आप ही के चैनल पर सुना था जिसमें कहा गया कि जी कि ईरान फरवरी में ईरान ने भी हमारे इस एग्रीमेंट को सपोर्ट किया। तीसरी जो चीज है कि आपने दुरुस्त फरमाया कि 30 सालों में अमेरिका जो इंडिया को बनाना चाहता था नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, तो वो भी पूरे इंडियन ओशन जिसको आप कहते हैं इंडो पैसिफिक या इंडो पैसिफिक का, वैसे उसे एशिया पैसिफिक आप कहें, वो तो साउथ एशिया का नहीं बन सका नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। वो अपनी सिक्योरिटी नहीं कंट्रोल कर सका, और उसकी वजह से इंडिया का जो एक्सपोज होना, और फिर इंडिया देखें डुअल गेम खेलता रहा और खेल रहा है। एक तरफ रशियन के साथ है, उनसे वेपन्स ले रहा है, और एक दूसरी तरफ, और इस वक्त ट्रंप ने जो सबसे बड़े उन पर कड़ी जर्ब लगाई है कि इंडिया की ट्रेड अराउंड 75 बिलियन यूएस डॉलर के राउंड अबाउट कोई फिगर बनता है, जिसमें से 2/3 जो है वो एक्सपोर्ट इंडियन से अमेरिका में जाती थी और 1/3 अमेरिकन की आती थी। तो ये टैरिफ जो है इंडिया के लिए काफी सख्त है, मगर ये चेंजिंग जो एनवायरमेंट है, क्योंकि देखें इंडिया को उन्होंने I2U2 में भी लेके गए, मगर वो कुछ नहीं कर सका सिवाय इसराइल का साथ देने के। अच्छा डॉक्टर जफर, अब कुछ दोस्तियां होती हैं, दे आर मोस्ट वेलकम, और कुछ दोस्तियों में थोड़ी सी एप्रीहेंशन भी हो जाती है। अब अमेरिका से हमारी जो क्लोजनेस बढ़ रही है, साथ ही हमारा बहुत ही टाइम टेस्टेड दोस्त है चाइना, और हमें चाइना और अमेरिका के ताल्लुकात का भी पता है। क्या आपको लगता है कि कहीं हम उस सिचुएशन में ना आ जाएं जहां वी हैव टू पिक आइदर, बिकॉज उनकी भी ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशंस हैं एक दोस्ती से। तो आप जरा ये बताएं कि हाउ इज दिस गोइंग टू वर्क आउट, क्योंकि हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं दोनों साइडों पे। देखिए हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि 1960s से ऑनवर्ड पाकिस्तान और चाइना में बहुत अच्छे रिलेशंस रहे और अभी भी और हर वक्त अपवर्ड ट्रैजेक्टरी में हमें नजर आता है। हम पाकिस्तान चाइना रिलेशन और पाकिस्तान यूएस रिलेशन, इसमें कोई मेजर ऑब्स्टिकल नहीं है। चाइना की अगर आप पॉलिसी पढ़ें तो अमेरिका के साथ रिलेशन बेहतर करने में, और अगर उनकी इकोनॉमिक टेंशन है भी या कंपटीशन है भी, वो उस कंपटीशन को वॉलेटाइल नहीं होना देना चाहते, और उनकी ख्वाहिश है कि इस रीजन में अमन हो, क्योंकि अगर अमन होगा हमारे रीजन में और टेररिज्म कम होगा और वेस्ट एशिया में इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट कम होगा, तो चाइना का वेस्ट एट का मिशन जो है, वेस्ट एशिया का मिशन जो है वो पूरा हो जाएगा और अफ्रीका की तरफ जाएगा। अमेरिकन को बिल्कुल क्लियर है कि पाकिस्तान चाइना पे कंप्रोमाइज नहीं करेगा, बाकी बहुत सी जगहों पे हम करेंगे। तीन चीज हमारी फॉरेन पॉलिसी की बड़ी एस्टैब्लिश्ड है। हम इंडिया पे कोई डिक्टेशन नहीं लेते किसी की भी, हाँ जो हमें बेहतर लगे वो करते हैं। चाइना पे हम नहीं लेते और न्यूक्लियर पे नहीं लेते। इसके अलावा हम फ्लेक्सिबल है, अकोमोडेटिंग है। तो अमेरिकन को अब ये लर्न कर लिया और उन्होंने इस चीज को अंडरस्टैंड करते हुए इस वक्त ये वार्मनेस शुरू हुई है। आप देखें हमारे प्रेसिडेंट साहब अभी चाइना में थे, उससे पहले प्राइम मिनिस्टर साहब थे, और फिर हम कहाँ पे गए, हम उनके जो 80 ईयर्स की परेड थी उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने शामिल हुए। हमारा चीफ वहां पे जा रहा है, तो जितना हम इधर वार्मनेस पे उधर, तो ये हमारे अमेरिका के साथ ताल्लुक। जी डॉक्टर जफर ये भी बताइएगा, और अभी आप भी जिक्र कर रहे हैं और हमें पता है कि अमेरिका जो है वो अफगानिस्तान में बागराम बेस दोबारा से रिक्लेम करने की बातें भी वहाँ हो रही हैं। अब कल को ये ना हो जो हमने इन द पास्ट भी देखा है कि पाकिस्तान से भी डू मोर, जो कि एक टर्म था जो हमारे साथ हमेशा एसोसिएट होता था, कि डू मोर के तनाजर में हमसे क्या एक्सपेक्टेशंस रखी जाएं व्हेन दे वांट अनदर प्रेजेंस बैक इन अफगानिस्तान। देखिए उसमें बड़ा सिंपल है, उस वक्त हम उनके नॉन नेटो अलाय थे, वॉर ऑन टेररिज्म में हम उनके अलाय थे, और उसके अंदर हमने बहुत सारी चीजों के ऊपर एग्रीमेंट्स किए हुए थे और हम लड़ रहे थे दोनों मिलके। इस वक्त हमारा कोई मिलिट्री अलायंस, इस तरह के अलायंसेस नहीं है। हमारा ज्यादा फोकस है इकोनॉमिक्स पे और रीजनल स्टेबिलिटी पे। उसमें डू मोर वाली बात नहीं आएगी क्योंकि हम कहीं भी नहीं है। बाकी एक चीज आप में ज़हन में रखना चाहिए, ट्रंप की अगर आप देखें ना वो आइसोलेशनिस्ट है, ना वो इंटरनेशनलिस्ट है, ना वो न्यू कॉन है, उसके कोई पता नहीं है कल वो किस तरफ उसका मूव होता है। मगर उसका फोकस है कि अमेरिकन की इकोनॉमी के ऊपर उसका फोकस है, अमेरिकन के उसके अपनी पॉलिसी है, उसमें हम फिट हो रहे होंगे तो ठीक होगा। सर हमारी इकोनॉमी हमारी स्टेबिलिटी से जुड़ी हुई है और हमारी स्टेबिलिटी को बार बार ये दहशतगर्द तंजीमें चैलेंज करती हैं। आपको पता है हमारे यहाँ अफगानिस्तान एक अर्ज करता चलूं कि हमें जिस वक्त भी किसी भी स्टेट के साथ, खास तौर पे बड़े मुल्क के साथ, उसमें चाइना भी है, अमेरिका भी है, रिलेशंस बनाने हैं,
उसमें हमें प्रिपेयर रहना चाहिए कि कुछ डिमांड्स होती हैं जो हम फुलफिल करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। जब नहीं करेंगे तो नेचुरली वहां पे वो अनायनेस भी आती है। जिस तरह हमारी तरफ से हम भी तो कहते हैं कि इन्होंने हमें डिच किया, हमें ये किया, तो इन चीजों को फॉरेन पॉलिसी में इतनी अहमियत दी जाती क्योंकि हमारे रिलेशन ना परमानेंट होते हैं, ना एनिमीज के होते हैं, ना परमानेंट फ्रेंड्स के होते हैं। तो इसलिए हमें इसमें फ्लेक्सिबल होना चाहिए और कर्जियस होना चाहिए कि आ सकते हैं ऑब्स्टिकल्स, उनको आप फेस करेंगे। अच्छा सर, हमारा ज़ाहिर है इकोनॉमिक जो हमारा एजेंडा है उसमें स्टेबिलिटी बड़ी ज़रूरी है, और जिस तरह से अफगानिस्तान के अंदर से हमारे यहाँ दरअंदाजी होती है मुख्तलिफ तंजीमों की तरफ से, दहशतगर्द तंजीमों की तरफ से, वो हमारे लिए बड़ा चैलेंज बना हुआ है। सो क्या अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर इस पर काबू पाने की कोशिश कर सकते हैं? इस सिलसिले में कोई सपोर्ट हमें मिल सकती है, मतलब सालिसी की सूरत में, बातचीत की सूरत में, या कोई इस सिलसिले में पेशरफ्त हो सकती है? मेरा ख्याल है कि अमेरिका से सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन है कि हमारे रीजन में, इवन हम इंडिया के साथ भी एक सॉवरन स्टेटस पे रह के डायलॉग करना चाहते हैं, आप हमारी सपोर्ट करें, जिसकी वजह से एक वो है। दूसरा, आपने अफगानिस्तान की तरफ का जिक्र किया। देखिए, अमेरिका ने हमें एक जेस्चर दिया है, मजीद ब्रिगेड को उन्होंने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया है, उससे पहले टीटीपी को किया है, इसलिए उससे पहले पीएलए को किया। तो अगर ये चीजें जो है, एक ऑफ कोर्स ये पॉलिटिकल जेस्चर्स हैं, सिंबॉलिक है, मगर इनको मटेरियलाइज किया जा सकता है। अगर अमेरिका बलग्राम बेस में आता है तो वो अपने वेपन्स को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। उसका जहां में नुकसान होगा, क्योंकि बड़ी स्टेट का आपके नेबरहुड में आके बैठ जाना अपने फोर्सेस के साथ, वो भी कोई एक एडवाइजेबल नहीं है इस रीजन में। अगर वो, और मगर हमें ये नहीं भूलना चाहिए, तालिबान अगर विजिबली अमेरिकन को अपोज कर रहे हैं, प्रैक्टिकली कहां उनको एड मिल रही है, कहां से वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, कौन दे रहा है? तो अमेरिकन और अब तालिबान के काफी अंडरस्टैंडिंग है उसमें, वो बलग्राम पे आए ना या ना आए। मगर दूसरी तरफ मेरा अपना ख्याल है कि हमें कोऑर्डिनेशन रखनी चाहिए। तो ये उनका मसला है, वो किस तरह डील करते हैं, मगर अमेरिकन की हमें, चाहे वो सिर्फ आप कह सकते हैं एक लफाजी और रिटोरिकल भी सपोर्ट हो, तो वो भी एक बेहतर है हमारे लिए, काफी होगी अगर वो सपोर्ट भी मिल जाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़फर नवाज जसपाल फॉर बीइंग विद दिस मॉर्निंग। इन अ सेंस अगर देखा जाए तो पाकिस्तान इस वक्त एट दिस मोमेंट बड़ी एक आइडियल सिचुएशन में है, बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। अच्छा, अब इस सारी सूरत हाल का आइडियल सिचुएशन आप कह रही हैं, उसका असर पड़ता है किस चीज पे सबसे ज्यादा? स्टॉक एक्सचेंज पे। 100 इंडेक्स 1,61,000 भी उबूर कर गया है। मतलब इससे पहले 1 लाख भी ज्यादा लगता था, फिर 1.5 लाख के ख्वाब लगता था, और फिर बात ऊपर चलती गई, और अब हमारी एक्सपेक्टेशन भी होती है कि बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस हो एज वी सी, और 100 इंडेक्स जो है वो 1,61,000 अबूर कर गया है। सो दिस इज द लेटेस्ट फ्रॉम देयर। 300 पॉइंट्स, कितने पॉइंट्स का? 1900 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है जी, 1900 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है, बिग जंप। सो या शैल वी मूव ऑन? अच्छा जी, मूव ऑन करें और आपको बताएं कि गज़ा में जो हालात हैं वो तो हैं, आपके सामने हैं, और गज़ा में जारी नस्लकशी पर तशवीश तो पूरी दुनिया को है, लेकिन सिर्फ कुछ ही गिने चुने लोग हैं जो कि फ़लस्तीनियों की मदद के लिए मैदान अमल में हैं, और नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई इन शख्सियात में से एक हैं। उन्होंने हाल ही में इजिप्ट के दारुल हुकूमत कायरो में फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीनों के साथ कुछ दिन गुजारे, कुछ विजुअल्स भी आपके सामने हैं, गुजारे हैं कुछ दिन, और ख़ुसूसन इजरायली जारियत में ज़ख्मी होने वाले बच्चों के साथ मुख्तलिफ सरगर्मियों में हिस्सा लिया और उनकी दिलखराश कहानियाँ भी सुनी। बहुत ही, और इस मौके पर उन्होंने इंटरनेशनल नेटवर्क बराए एड रिलीफ एंड सस्टेनेंस के जरिए $1 लाख की नई फंडिंग का ऐलान भी ताकि इन्हीं किया बच्चों की है, मदद की जा सके, इस काम को जारी रखा जा सके। सो ये कुछ विजुअल्स थे जो हमने सोचा आपके साथ हम शेयर करें। बहुत बुरे हालात हैं, और बाय द वे मेरा ख्याल है एड में जितना भी दें वो कम ही होगा, बिकॉज इट नीड्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एंड गेट टू द राइट पीपल जो काम कर रहे हैं। अच्छा जी, 2 किस्तें आ गई हैं जनाब, केस नंबर 9 की, और हर तरफ धूम मची हुई है, हर तरफ इसकी बात हो रही है। अच्छा, एक वो पसंदीदगी का एलिमेंट है, एक पीपल आर आल्सो इन ऑ, एक वो थोड़ा सा शॉट भी है। इट इज शॉट वेरी डिफरेंटली। लोग कहते हैं ओहो, हमें तो ज्यादातर ओहो हम तो हिल गए अंदर से। हाँ, वो थोड़ा सा है, डिस्टर्बिंग भी है, ये सब गूज़बम्प्स वगैरह एलिमेंट है, बिकॉज अक्सर इस किस्म की बड़ी सेंसिटिव कहानी होती है, और हम देखते हैं फिल्मों में और ड्रामों में कि कुछ ऐसा हो गया, लेकिन उसके इर्द गिर्द वो डायनामिक्स क्या बने होंगे कि ऐसी चीज़ हो गई, रेप हो गया किसी का, तो वो बड़ा सेंसिटिवली पोर्ट्रे भी किया गया है। अब बता तो आप रहे हैं, लेकिन प्लीज कोई स्पॉइलर ना दीजिएगा, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं, बहुत से लोग वीकेंड का इंतजार करते हैं, वो यूट्यूब पे देखेंगे,
2 किस्तें आ गई हैं, लोगों की फेवरेट बन गई हैं, देखने वालों के इब्तदाई रिव्यूज़ इंतहाई शानदार हैं। आपको बताएं हमारे शाहजेब खानज़ादा ने लिखी है, ये स्टोरी मुनफरिद है, जानदार है। जहां स्टोरी की हम तारीफ़ करते हैं, परफॉर्मेंसेस की करते हैं, वहीं जियो एंटरटेनमेंट की प्रोडक्शन, अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी, उनकी प्रोडक्शन का मयार भी अलग ही लेवल हमें नज़र आया। हर जगह डिस्कस हो रहा है। फिर अदाकारी, अच्छा हम फैसल कुरैशी की स्टेलर परफॉर्मेंस की बात करते हैं। सबा कमर एक मंजी अपने आप को मनवा चुकी हैं, वो अपने आप को मनवा चुकी हैं, लेकिन कभी कभार आप इतना कुछ, आपका बॉडी ऑफ वर्क हो, इतना कुछ आप कर सकते हैं, लेकिन आपको अंडरस्टेटेड अगर एक्टिंग करनी पड़े वो भी एक चैलेंज बन जाता है, जो कि इसमें उन्होंने की। शी इज नॉट ऑल आउट। और इसमें उनके डायरेक्टर का भी बहुत, इसमें सबा का कमाल तो है ही 100%, लेकिन इसमें उनके डायरेक्टर वजाहत हुसैन का भी कमाल है, जिन्होंने सबा से ये अदाकारी करवाई और सबा ने ये अदाकारी की, क्योंकि सदा अपनी बड़ी इतनी में इतने स्टार हैं, तो कुछ भी कर सकती थी। डू वॉच, इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन, गुड एक्टिंग, गुड राइटिंग, गुड डायरेक्शन, जिनकी अभी बात नहीं हो रही, जाहिर है हमें करनी चाहिए। हम जुनैद खान की जरूर बात करेंगे, बेहतरीन उन्होंने परफॉर्मेंस दी है। जो भाई अभी 2 किस्तें हुई है ना, जितने जितने आए हैं अभी एक्टर्स, ऑब्वियसली देयर विल बी मोर एज वेल। तो जो सामने आए हैं, हर कोई लगता है कि अपनी जगह के लिए फिट उनको रोल मिला है, एंड दे आर आई हैव नॉट वॉच द सेकेंड एपिसोड, सो इसीलिए मैं कहती कोई स्पॉइलर ना देना, आज वीकेंड में जाके देखूंगी। सो देयर यू गो, इफ यू हैवंट तो वीकेंड आ गया है, जरूर आप देखें। केस नंबर 9 तो जुमेरात को, वैसे आप अब देखें वीकेंड पे, अब देखें दोनों किस्तें अपलोड हो गई हैं एवरी डे ऑन यूट्यूब। अच्छा ब्रेक ले रहे हैं। वेलकम। अच्छा जी, सैलाब मुतासरीन की इमदाद के मामले पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान ठनी है। पीपल्स पार्टी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए मुतासरीन की इमदाद के मुतालबे पर अड़ी है। और सिर्फ यही नहीं, पीपल्स पार्टी इस बात पर भी हैरान है कि लाखों अफराद सैलाब से मुतासर हुए हैं, फसलें तबाह हो चुकी हैं, अरबों डॉलर का नुकसान हो गया है, लेकिन वफाकी और पंजाब हुकूमत आलमी बरादरी से इमदाद की अपील क्यों नहीं कर रही? तो ये बहुत बड़ा सवाल है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कल फिर अपनी बातें दोहराई, खास तौर पर मुतासरीन सैलाब को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए इमदाद देने पर जोर दिया। उन्हें लगता है कि हुकूमत इसे अना का मसला बना रही है, और ये भी कहा, उन्होंने सुनिए, चले सुन ले, मैं नहीं बता रही। दुनिया भर में वफाक सफ़े अव्वल का किरदार अदा करते हैं, तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वो वाहिद तरीक़ेकार है कि वफाकी हुकूमत मुतासिर लोगों को फौरी तौर पर रिलीफ पहुंचा सके। ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस रह चुका है। हम कैसे कह सकते हैं, क्या हम अपने अना की वजह से या पता नहीं क्यों ये फैसला किया गया है वफाकी हुकूमत की तरफ से, उनको अपना पॉलिसी पे नज़रसानी करना चाहिए और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू सपोर्ट दिया जाए। आलमी सतह पे इंटरनेशनल अपील दर्ज करना चाहिए था। वो फौरी तौर पे आपको मदद में मैं तंकीद नहीं कर रहा हूँ, आप पूरा अपना कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन अगर आप 100 रुपये खर्च कर रहे हो तो 200 रुपये होता खर्च करने के लिए। उधर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ अब तक तो पीपल्स पार्टी के इस मुतालबे पर खामोश थीं। ज़्यादातर उनके वज़ीर और दीगर पार्टी रहनुमाई जवाब दे रहे थे, मगर कल उन्होंने जवाब दिया। मरीम नवाज़ ने कहा, क्या कहा एक्चुअली, क्या कहा ये सुनिए। पंजाब के अंदर तारीख का बदतरीन सैलाब आया के अलावा 4 महीने से पंजाब में बारिशें हो रही हैं। हमारे एलाए हैं पीपल्स पार्टी, मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि उन्होंने पंजाब में सैलाब के मामले में उन्होंने सियासत की है। हम ये नहीं बात करते कि सिंध ने क्या किया है, दफ्तर से नहीं निकले, सिंध का क्या हाल है, मैं उस पर अभी बात नहीं करना चाहती। पंजाब में सैलाब आया है तो बात क्या हो रही है? बात ये हो रही है कि BISP के जरिए इमदाद दे लोगों को, क्यों दुनिया के आगे हाथ नहीं फैला रहे, ये मशवरे आ रहे हैं। बड़ा सिंपलिस्टिक सोल्यूशन ढूंढा है कि BISP के जरिए 5-5, 10-10 हज़ार रुपया लोगों को दे दो। 5-5 जिसका लाखों का नुकसान हो गया, इनकी फसलों का नुकसान हो गया, वो बेचारे 10-15 हज़ार रुपए से क्या करेंगे? कब तक पाकिस्तान ये कहेगा कि प्लीज हमारा सैलाब आ गया, अल्लाह के वास्ते हमारी मदद कर दो? तो जो NFC से हमें इतने पैसे मिलते हैं और तमाम सूबों को मिलते हैं, अरबों खरबों रुपया मिलता है, वो किस लिए? मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जो जनूबी पंजाब और उनका ताल्लुक भी जनूबी पंजाब से था, उनके दौर में जनूबी पंजाब को सवाए नारों के और कुछ भी नहीं मिला। और आज भी वो जब जनूबी पंजाब की बात करते हैं तो सोफे पे बैठे हैं, आगे माइक लगाए, और अवाम जो है ना वो बेचारे वो कमी कमीन की तरह जमीन पे बैठे हैं।
बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स जो हैं एक दूसरे को सुनाई गई हैं। सादिया जावेद साहब हमारे साथ मौजूद है, तर्जुमान है हुकूमत की। सादिया साहिबा, पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, मरियम नवाज़ वज़ीर आला हैं, वो जिस तरीके से चाहें सैलाब मुतासरीन की मदद करें, या आपकी सजेशन तो हो सकती है कि हाँ जी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत कर दें, मगर आप लोगों का ये जोर है या तजवीज़ है, ये ज़रा हमें समझा दीजिए सबसे पहले तो। थैंक यू अब्दुल्ला। देखें, पहली बात ये कि आपने भी वो शॉर्ट सुनाया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक तो पंजाब के चीफ मिनिस्टर से मुखातिब ही नहीं है। ही इज टॉकिंग टू फेडरेशन, ही इज टॉकिंग टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। BISP बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इज अ फेडरल प्रोग्राम। उन्होंने आई डोंट नो कि मुझे कल देख के अफसोस हुआ चीफ मिनिस्टर साहिबा की BISP के बारे में या नून लीग की BISP के बारे में वो ब्रीफिंग ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है। BISP 10-5 का नाम नहीं है। जो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पीपल्स पार्टी की क़यादत मशवरा दे रही है कि आप BISP के थ्रू सैलाब मुतासरीन तक रीच आउट करें, उसमें हमारा इसलिए हम ये बात कर रहे हैं कि देखें BISP का सर्वे जो है वो हर 2 साल में अपडेट होता है। आप एक नया सर्वे करेंगे, टाइम वेस्ट होगा। लोग इस वक्त तकलीफ में हैं, उनके पास खाने को नहीं है। BISP का सर्वे ऑथेंटिक है, जियो टैगिंग हुई हुई है, पुअरेस्ट टू द पुअरेस्ट के लिए ये किया जाता है। बाकी भी पूरे इलाके का सर्वे उसमें मौजूद है। हम बार बार जो ये बात, या चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बार बार जो ये बात कर रहे हैं, वो उसके सर्वे को आपको चाहिए कि आप यूज करें। और दूसरी बात ये कि मैं ये तासुर जो है कि BISP इज ओनली कैश ट्रांसफर। नो, BISP इज नॉट ओनली कैश ट्रांसफर। BISP इज तालीमी वज़ाइफ। BISP इज नशरुनुमा प्रोग्राम जो पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद में लोग इससे मुस्तफीद हो रहे हैं। और जो कल आपके प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह साहब ने कहा, वो भी मतलब फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा है। और वो इस बात में मैं हैरान रह गई जब उन्होंने कहा कि जी इसको कैश ट्रांसफर से खत्म करके हुनरमंद प्रोग्राम में तश्कील दे दिया जाए। तो जी सादिया साहिबा, ये हुनरमंद प्रोग्राम में इसको तब्दील कर दिया जाए, इस किस्म की बातें उठ रही हैं। सिंस इट इज़ अ फेडरल प्रोग्राम और इंतज़ार भी ये है कि वज़ीर आज़म जब वापस आएंगे तो इस पे ज़रा मज़ीद बात होगी, तो ये हो तो सकता है, इट कैन कन्वर्ट इनटू दैट। नहीं हुमा, ऑलरेडी ऑन 21 जून बीबी शहीद की सालगिरह वाले दिन प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी एंड द फर्स्ट लेडी आसिफा भुट्टो जरदारी हैव लॉन्च्ड हुनरमंद पाकिस्तान अंडर BISP। मतलब मैं ये हैरान हूँ कि आपके टीवीज ने वो सबने दिखाया था, लाइव कट हुआ है। प्रेसिडेंट साहब ने हुनरमंद पाकिस्तान BISP ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है। राना साहब का कहना ये था कि जो कैश ट्रांसफर इसका हिस्सा है, इसमें हम लोगों को ज्यादा पैसे दें, जिस भी खानदान को देने 1 साल तक दें और उसके बाद उसको उस फहरिस्त में से निकाल दें। देखिए, पाकिस्तान में आपको पता है कि गुर्बत की जो सतह है वो दिन ब दिन बढ़ रही है। अब इस वक्त जो पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां हैं, उसके बाद लोग गुर्बत बढ़ेगी, क्योंकि लोगों का बिल्कुल सही है कि माल मवेशी चला गया है, फसलें चली गई हैं। बिल्कुल BISP और ये भी कि जो लोग ये कहते हैं कि जी BISP पे हमें शक है, BISP इंटरनेशनली रिनोन्ड। चलें, अगर उन्हें शक नहीं भी, अज़मा बुखारी साहिबा थी और उस दिन वो कह रही थी कि जो सैलाब मुतासरीन BISP में रजिस्टर्ड नहीं है, फिर उनका क्या होगा? देखें अब्दुल्ला, BISP हर 2 साल में अपना सर्वे अपडेट करता है। इट इज अपडेटेड सर्वे ऑफ पाकिस्तान।
जो ये कहना कि ये तो कब की लिस्ट बनी हुई है, ये गलत है। हर साल होता है, जियो टैगिंग है इलाकों की, पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान की जियो टैगिंग, और इससे ज्यादा इस वक्त सोशल प्रोटेक्शन का प्रोग्राम अपडेटेड पाकिस्तान के पास अवेलेबल नहीं। आपको भी याद है कि चाहे वो, क्योंकि सिर्फ जो एक मुझे मसला नजर आता है पंजाब हुकूमत का, उनके तर्जुमानों का, वो बीबी शहीद का नाम है, वो बीबी शहीद की तस्वीर है। बाकी इसके अलावा कोई तकलीफ नहीं। आप नई सिरे से सर्वे करेंगे, एक चीज जब मौजूद है, जब नादरा उसके डेटा के साथ got your point. But this is still a suggestion, you say. ये सजेशन है आपकी, आप जोर दे रहे हैं इस बात पे वफाक से? नहीं, देखें, हम वफाक को मशवरा दे रहे हैं, राइट। बाकी अगर वो नहीं करना चाहते तो इस पे लड़ाई नहीं है कोई आपकी? लेकिन नहीं, इसमें लड़ाई की कोई बात नहीं है। वो नहीं करना चाहती, वो बिल्कुल नहीं करें, लेकिन इस वक्त हमें नजर आ रहा है कि पंजाब की अवाम जो जिस तकलीफ से गुजर रही है। देखें, 2022 मैंने देखा था, आप और हुमा ने भी देखा था, हम ऑन ग्राउंड थे, हमें पता था कि लोगों को उस वक्त क्या था। आज उसी मरहले से पंजाब गुजर रहा है। बेसिकली आप अपने एक्सपीरियंस से सादिया साहिबा कह रही हैं कि दिस इज अ गुड पोर्टल, इसके थ्रू काम करना चाहिए। एक और बात बता दें, अभी चूंकि पानी जो है वो पंजाब में भी और हर जगह जहां इतना सैलाब आया वो पानी अभी उतर रहा है, वो सही तरह अभी असेसमेंट नहीं हुई कि हाउ मच फंड्स, मतलब लॉस कितना है और हाउ मच फंड्स वुड बी रिक्वायर्ड रिहेबिलिटेशन के लिए। तो फिर ये पीपल्स पार्टी की तरफ से कह देना कि अभी तक आलमी बरादरी से इमदाद की अपील क्यों नहीं की गई, मतलब ये बात क्यों आई है? अच्छा, और दूसरी बात ये कि अभी जो मैं आपकी बात को ऐड ऑन कर दूं कि जो प्राइम मिनिस्टर ने रमजान पैकेज दिया था, इस रमजान में पूरे पाकिस्तान में, वो BISP सर्वे के थ्रू था। अगर BISP इतना गलत था तो उसके थ्रू क्यों दिया था? अच्छा, जो दूसरी बात आप एड की कर रही हैं, देखें, जितनी बड़ी क्राइसिस आई है, जरूरी नहीं है कि आप कैश एड लें, आप उनकी एक्सपर्टीज भी तो ले सकते हैं, वो भी तो एक एड ही है ना। आप इंटरनेशनल डोनर्स को कह सकते हैं ना, क्योंकि अभी जो वाटर बॉर्न डिजीज आएगी पंजाब में, उससे निपटने के लिए क्या हमारा हेल्थ सिस्टम इतना वो है कि फाल है कि हम जो पंजाब की आबादी में वाटर बॉर्न डिजीज आएगी उसको हम पूरा कर लेंगे? नहीं कर सकेंगे। दैट इज ऑल्सो एड। क्यों? याद है आपको, डेंगू आया था पंजाब में, शहबाज शरीफ चीफ मिनिस्टर पंजाब थे और श्रीलंका से डॉक्टर्स आए थे, तो वो भी तो फॉरेन असिस्टेंस ही आई थी ना हमें। तो वाई शी इज टेकिंग के फॉरेन असिस्टेंस, और बड़ी माजरत के साथ कल उन्होंने ये कहा है कि मेरे लिए वो काबिल एहतराम है, लेकिन कल उन्होंने जो कहा कि जी मैं भीख नहीं मांगूंगी, हम भीख मांगने के लिए कह भी नहीं रहे, हम लोगों की मदद करने के लिए कह रहे हैं। और बाकी कल भी प्राइम मिनिस्टर खड़े होकर क्लाइमेट पे एड मांग रहे थे, तो वो भीख नहीं मांग रहे थे, इस मुल्क की बेहतरी के लिए, सिस्टम की बेहतरी के लिए इंटरनेशनल असिस्टेंस। सादिया साहिबा, हम जो है ना यहाँ पे एक मुस्बत किरदार अदा करेंगे और हम कहेंगे कि हमें तो बड़ा इंकरेजिंग लग रहा है कि अगर एक सूबा दूसरे सूबे के लोगों के बारे में, अवाम के बारे में, पाकिस्तान के अवाम के बारे में फिक्रमंद है और कोई सजेशन आ रही है। सो अब हमें बताइए, ये सजेशंस नहीं ली जाती तो इस पे खफा होंगे पीपल्स पार्टी के साथ जो कोalition है उस पर कोई असर पड़ेगा? और दूसरा ये कि ये जो बैनुल-अक़वामी इमदाद वाली बात है, अगर एक सूबा कॉन्फिडेंट है कि वो अपने रिसोर्सेज से सारी सिचुएशन हैंडल कर सकता है, तो आप उस पर क्यों मोतरज़ हैं? या आपको उनकी हैंडलिंग पे एतराज़ है, आप समझते हैं कि वहाँ पे ठीक काम नहीं हो रहा? देखिए, मिस हैंडलिंग विद वाटर तो वहाँ हुआ है, जितना बड़ा डिजास्टर हो गया है, मिस हैंडलिंग विद वाटर तो वहाँ हुआ है, वो माने या ना माने, लेकिन इसमें लड़ाई की कोई बात नहीं है। हम एक अच्छी सजेशन दे रहे हैं। सिंध 2 दफा, एक दफा सुपर फ्लड से और 2022 में रेन इमरजेंसी की वजह से
इन चीजों से गुजरा है, हम उसकी, लेकिन हम पंजाब हुकूमत को डायरेक्टली तो कुछ कह नहीं रहे। बेसिकली साथिया साहिबा आप अपने एक्सपीरियंस की बात कर रही हैं, दैट्स ऑल द टाइम वी हैव, बहुत शुक्रिया वक्त निकाला, थैंक यू आपका। तो मिल बैठ के बात कर लेनी चाहिए, अच्छे मतलब सजेशंस भी बीच में आ रही हैं, सो टॉक इट ओवर। इन द मीन टाइम संडे को मैच है, सारे दुआएं करें और होपफुली आवर टीम विल परफॉर्म गुड। वील सी यू ऑन मंडे इंशाल्लाह।